इससे पिछला चैप्टर नंबर 1 में रीड कर लीजिएगा। अगर आप इसमें देखें तो जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई वो ये कि टोटल इकोनॉमिक एजेंट कितने हैं, उसके इकोनॉमिक सेक्टर्स की अगर बात करें, एजेंट होता है जो किसी भी चीज़ को रन कर रहा है। अब इकोनॉमिक एजेंट देखेंगे तो हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स, ये चार हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके बाद प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, और इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो लिखी हैं, अगर आप देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स जो हमने चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड पढ़ा है वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स फंक्शंस हैं, और जो हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 से 4 तक वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड वो आप डिस्कस कर लेंगे। मेनली जिसमें से एमसीक्यू ज़्यादा थे वो गुड्स, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और पीपीसी का, ये 3 चीज़ों से आते हैं। तो सबसे पहले जी कि गुड्स क्या है, तो गुड्स में 2 टाइप्स हैं, एक ड्यूरेबल होगी और एक पेरिशेबल होगी, जिसे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कहेंगे, उसका दूसरा नेम पेरिशेबल गुड्स होगी। ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स को कहेंगे जिसे एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है या आप स्टोर भी कर सकते हैं, जिसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो और हम उसे कभी भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कभी भी उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, फर्नीचर एंड अदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट। लेकिन अगर हम नॉन गुड्स की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या पेरिशेबल गुड्स की बात करेंगे तो इनकी लाइफ शॉर्टर है, वेरी शॉर्ट लाइफ है, इनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना पॉसिबल नहीं है और इनकी सप्लाई जो है वो एक टाइम के बाद जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप फौरन से इसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसमें जो है वो फूड, क्लॉथिंग वगैरह जो है वो चीज़ आएगी। अगर हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करेंगे तो ड्यूरेबल गुड्स एक लंबे अरसे तक स्टोर हो सकती है, जबकि हम बात करें उसकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स या पेरिशेबल गुड्स की तो उसमें कहते हैं कि ये स्टोर नहीं होता और इसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है, सॉरी इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। और अगर हम इसका काम बनाएंगे तो इसका काम कुछ इस तरह से होगा, मीन्स के परफेक्टली इनइलास्टिक। तो प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस के बढ़ने से इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसकी सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड होती है, एक हद से ज़्यादा आप इसकी सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको दोबारा सप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको एक टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब वो टाइम गुजर जाएगा उसके बाद आप दोबारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अंदर अगर हम बेकरी आइटम्स की बात करें या मिल्क की बात करें या हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें या इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे के सारे हमारे पास आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स में या पेरिशेबल गुड्स में। तो अगर हम इनकी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इनके रेलेवेंट सीजन का इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर हमने सीजन में एक दिन इन्हें तोड़ लिया तो ये नहीं कि अगले दिन दोबारा आ जाएंगे। हो सकता है कि सब्जियों में अगर हम देखें तो उनका जो साइकिल चलता हो वो 1 वीक या 15 डेज या 1 माह के बाद दोबारा आता हो। जैसे हम कहते हैं फसल में अगर देखें तो करेले की फसल है, इसमें फूल लगते हैं, एक हफ्ते में ये एक दिन में एक दफा ब्रेक लिया तो एक दिन छोड़ के अगले दिन आप दोबारा जो है वो उसे तोड़ेंगे। तो जिस दिन आपकी प्राइस अच्छी होगी, आप सप्लाई बढ़ाना भी चाहेंगे तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, अब आपको मजीद 1 या 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह भिंडी है वो 1 हफ्ते की डिले पे आएगी, इसी तरह कद्दू है वो भी 2 से 3 दिन के डिले लेके आप जो है वो उन्हें ब्रेक करते हैं। और बाकी अगर सब्जियों की बात करेंगे तो जिसमें जो है वो गाजर आ जाएगी या मूली है, ये फसल सिर्फ एक दफ़ा होगी। इसी तरह धनिया है, आप एक दफ़ा उन्हें कट करेंगे तो दोबारा आपको हफ्ता या 15 दिन वेट करना पड़ेगा, वो दोबारा होगा, फिर ही आप उसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, जिसकी सप्लाई क्या होगी, लिमिटेड होगी पेरिशेबल की, और इसके लिए जो टॉप बनेगा वो हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बावजूद आप उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, सप्लाई लिमिटेड। लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात करेंगे तो ड्यूरेबल गुड्स में जो कम होगा वो ये होगा कि मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ तक तो मार्केट के अंदर पड़ी हैं, बाकी इनकी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है। ये जो आपके पास है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और इनमें आ जाती हैं। जब आपके मार्केट में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी तो वो उसकी बढ़ती हुई डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी भी सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ तक मार्केट में ऑलरेडी बनी है, फिर लोगों की डिमांड को देखते हुए उसकी सप्लाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये जो कब होगा ये ड्यूरेबल गुड्स का होगा, और ये जो है ये पेरिशेबल। उसके बाद सर्विसेज भी इसमें आ जाती हैं, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल बात करें हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, मिस्त्रियों की, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर वो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो लेट्स सपोज कि वहाँ मिस्त्री और मजदूर हैं तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बदले में पैसे देते हैं।
कॉलेज है जैसे ये है, तो यहाँ पर जो टीचर है ये पढ़ा रहा है तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके बदले में भी ये क्या करेगा, पैसे लेगा। तो अगर इनकम कमाई जा सकती है तो इनकम या तो ड्यूरेबल गुड्स को बेच के कमाई जाएगी या नॉन ड्यूरेबल यानी कि पेरिशेबल गुड्स को बेच के, क्योंकि गुड्स या सर्विसेज को बेच के जो आप पैसा कमाएंगे वो आपका इनकम कहलाएगा। अब जब गुड्स की बात करें तो गुड्स में दो तरह की गुड्स, या ड्यूरेबल या पेरिशेबल, जिनको भी बेचेंगे आप पैसा कमाएंगे वो आपकी इनकम होगी। इसके अलावा अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उससे आने वाला पैसा भी आपकी इनकम कहलाएगी। अब वो कहते हैं कि इनकम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स हो सकती है। अगर हम पहले बात करेंगे तो पहले आती है जी नॉर्मल गुड्स, इनकम ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में देखेंगे तो कहते हैं नॉर्मल गुड्स आर दोस हुज डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने से डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि नॉर्मल गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन इनकम, इनकम के इंक्रीज होने से इसकी डिमांड इंक्रीज होती है। और इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर याद करें कि मैंने नॉर्मल गुड्स की डिमांड जब बोला था तो मैंने कहा था कि इसमें इसकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आई है, इलास्टिसिटी इसकी क्या निकली थी, 1 निकली थी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि यहाँ 1 निकले या 0 निकले या लेस देन 1 निकले या ग्रेटर देन 1 निकले, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। ये पॉजिटिव क्यों निकली है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है तो दोनों की डायरेक्शन सिमिलर है। जब सिमिलर डायरेक्शन है, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से डिमांड की इंक्रीज होने, इनकम के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगी। अगर इनकम बढ़ी है तो डिमांड बढ़ेगी, तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ी, डायरेक्शन दोनों की सिमिलर, तो आंसर क्या होगा, मींस कि इनका जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। वो कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, पॉजिटिव। तो ये एग्जांपल हमने पढ़ी थी यूनिट इलास्टिक में, तो ये यूनिट इलास्टिक की एग्जांपल बनी। तो ये चीज हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके थे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। इसके बाद आते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में वो कहते हैं कि ऐसी गुड्स जिसकी डिमांड कम हो जाए जैसे इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम के बढ़ने से किसी गुड्स की डिमांड कम होती तो वो गुड्स कौन सी थी, इन्फीरियर। अगर प्राइस के बढ़ने से किसी की डिमांड कम होती थी तो वो थी नॉर्मल गुड्स, और अगर प्राइस के बढ़ने से किसी की डिमांड बढ़ती थी तो वो थी डिफरेंट गुड। इसी तरह इनकम भी दो गुड्स पे इफेक्ट दिखाता है, एक नॉर्मल और एक इन्फीरियर। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ने से नॉर्मल की अगर डिमांड बढ़ी है तो कम किसकी हुई, इन्फीरियर की। तो वो कहते हैं इन्फीरियर गुड्स ऐसी है जिसकी डिमांड इनकम के बढ़ने से कम हो जाएगी। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कि इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, इनकम इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, ऑपोजिट रिलेशन है इनका। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकी क्या निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी। With the increase in income, people tend to move from inferior goods to normal goods। वो रीजन बता रहे हैं कि भाई कम क्यों होती है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने से लोग नॉर्मल गुड्स की तरफ मूव कर जाते हैं इन्फीरियर गुड्स से। इसके बाद कहते हैं कि अगर इसमें हम एग्जांपल लेंगे तो फ्रोजन फूड, इसके बाद इनएक्सपेंसिव फूड वगैरह, मींस के जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी लो होना कि चले यार कोई पुरानी पड़ी है तो वो दिखा दें। तो अक्सर हम ऐसा होता है कि चले अगर आपके पास ताज़ा नहीं है तो कोई फ्रीज की हुई वो जो है वो आप दे दें। अक्सर हम गोश्त लेने में जाएं तो आजकल यही चल रहा है कि वो पहले से बना के उन्होंने फ्रिज के अंदर जो है वो स्टोर किया होता है। तो अगर आप कहें नहीं यार हमें ताज़ा बना के दें तो ताज़ा थोड़ा सा रेट भी ज़्यादा होता है, जो फ्रीज किया होता है उसका रेट भी कम होता है। और अगर सब्जियों में बात करें तो सब्जियों में भी जायके से हट के जो फ्रीज की होती है उनका जायका भी इतना अच्छा नहीं होता जो ताज़ा या फ्रेश सब्जी का होता है। तो यही है कि अगर वो सारा दिन सब्जियां बेचता है और वो ताज़ा थी, रात को उसने जाके घर में फ्रीजर में रख दिए या उसके ऊपर कोई ठंडा पानी जो है वो कपड़ा बिछा दिया, सुबह आएगा तो पहले अगर उनको बेचेगा तो वो थोड़ी सी सस्ती होगी और जो उसने लेके आया होगा वो थोड़ी सी महंगी होगी। तो इन्फीरियर ये कि जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी नॉर्मल से कम हो। फिर आता है सुपीरियर या लग्जरियस, जो वो कहते हैं कि जी सुपीरियर गुड्स आर दोज हुज डिमांड इंक्रीज मोर देन एज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। मतलब इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है और इसकी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगी,
सुपीरियर गुड्स, अगर हम एग्जांपल में देखें कि मैंने एग्जांपल दी थी इलास्टिक डिमांड में लग्जरियस की, तो मैंने कहा था कि देखिए प्राइस में माइनर सा चेंज आने से, इनकम में माइनर सा चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज जब आ जाए तो उसकी एग्जांपल है लग्जरियस। तो लग्जरियस गुड्स या सुपीरियर गुड्स यही हैं कि जिसमें इनकम में इंक्रीज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज भी आए और बहुत ज़्यादा आ जाए, तो इसे हम जो अगर नेम देंगे तो वहाँ पर ग्रेटर देन एक इसका रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन ये कि डिमांड इंक्रीज हुई है एज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। अब यहाँ से तो आ गया पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन जहाँ पर वो कहते हैं कि वो डिमांड मोर देन द इनकम, यानी कि इनकम से भी ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अगर इसे ऐसे ही रिलेट करें, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, तो उसमें क्या कहेंगे कि प्राइस के बढ़ने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया प्राइस के निस्बत तो इलास्टिक है। अब अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो